झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप सभी का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर इंग्लिश पेपर का भी मैराथन क्लास करवा दीजिए, और इंग्लिश पेपर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा था तैयारी करने में। तो अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, 2 से 3 दिन का समय है। ऐसे में इन दो तीन दिन में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इसके लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आसान भाषा में आप लोगों को पॉइंट वाइज इस वीडियो में हम तैयारी कराएंगे। आपको करना क्या है, जितने भी हम पॉइंट इस वीडियो में बताएंगे उस पॉइंट को लिखना है और पॉइंट को याद रखना है। बाकी पॉइंट के अलावा जो सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा क्लास के दौरान, उन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि अगर आपके माइंड में अगर पॉइंट रहेगा तो आप जो है बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए कम समय में जो है इस वीडियो को से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नोट्स दिया गया है, आप लोग नोट्स से तैयारी कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2-3 दिन के कम समय में इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बता दें, इंग्लिश पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आता है। एक आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 तरह के दो क्वेश्चन आपको मेथड या पेडागोजी लिखने आएगा, और बाकी आपका 3 आपका ग्रामर लेवल के होते हैं। ग्रामर लेवल बहुत इजीली होता है, थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल, लेटर या फिर एसे या फिर ऑपोजिट वर्ड या फिर ट्रांसलेशन, यही सब कुछ आता रहता है। ठीक है, इसी के आसपास। लेकिन जो 2 क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन आता है, उसको लेकर थोड़ा सा स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, और कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। तो इंग्लिश पेपर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग पहले बता दिया है, और इस चैनल पर जाइए, आप लोग बाकी पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और उसी तरह से तैयारी करके अभी जाइए, क्योंकि अभी समय कम है। अगर आपने अपने से तैयारी किया है तो अच्छी बात है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इतना सारा आंसर है ना, इन सभी आंसर को हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इतना सारा आंसर आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जो जो आप लोगों को समझाएंगे बस उतना ही आपको याद रखना है, और वही सब आपको लिख कर जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला मेरी तरफ से। टोटल 7 क्वेश्चन हम बताएंगे, उन 7 क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। 1 घंटा बस टाइम दीजिए इस वीडियो को, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए कि क्वेश्चन जो है कि एक शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें आपको स्ट्रक्चर अप्रोच लिखना है, किसके बारे में, टीचिंग इंग्लिश के बारे में। तो देखिए टीचिंग इंग्लिश है क्या, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, जैसे कोई आप सेंटेंस बनाते हैं कि मोहन इज़ देयर, इज़ मोहन देयर, देयर मोहन इज़, ये जो होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर। जैसे आप लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं कॉमनली, या फिर जनरली क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो बनाते हैं, तो यही है आपका स्ट्रक्चर। तो देखिए अब क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपका मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स रहता है, और इसका मेन एम जो रहता है वो क्या रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, द मेन एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टू टीच 4 फंडामेंटल स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का ये 4 जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है कि लिसनिंग कराना, स्पीकिंग कराना, रीडिंग कराना और राइटिंग कराना। ये आपका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल पर्पज, पूरा आपको नहीं करना है, जितना हम बताएंगे उतना ही आप लोगों को। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच बिकॉज the main emphasis is laid on the mastery of structures or pattern of sentences and phrases, and also on the special features of the language which help in the construction of a sentence, such as word order, structural order and a few inflection in English। होता क्या देखिए, जैसे एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पे सर, तो इसमें जो देखिए आई गो टू द मार्केट, इसमें जो है सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। यही है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, इस तरह से आपको इसको लिखना है। बाकी यहाँ पे एक जो है एक किसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वो है आपका ब्रिंगटन। ब्रिंगटन ने कहा है, एक थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसको लिखना ना लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपको समझाने का है तो समझा देते हैं। ब्रिंगटन का कहना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, और ये साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक विधि है। कौन बताया, ब्रिंगटन, ये याद रख लीजिएगा इसका, बस इतना है। देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि सर इसमें जो है आपका
टाइप कितने तरह के होता है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का यहाँ पे कई टाइप्स होते हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न होते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे क्या रहेगा, मॉडल सेंटेंस मेड ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन सर इतना ऐसे याद कैसे रहेगा, तो आपको कुछ याद करना है। ये जो आपका पॉइंट नंबर 1 है ना, यहाँ तक बस इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सेंटेंस पैटर्न। दूसरा याद रखिएगा फ्रेज पैटर्न, और उसको अपने शब्दों में इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस पॉइंट याद रखना है कि सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच का क्या क्या होगा सर, एक बार और आप लोगों को बताते हैं। देखिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच का आपको आंसर एक है सेंटेंस पैटर्न, दूसरा है फ्रेज पैटर्न। इसी तरह से आपका और आ जाएगा, एक आप लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं तो फॉर्मूला, और एक आपका इडियम्स मतलब मुहावरा वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपका है 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अब मुख्य प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच क्या क्या है, तो देखिए इसमें आपको टोटल हम यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, पहला जो है प्रिंसिपल यानी मुख्य क्या है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच स्ट्रक्चर अप्रोच का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स। तीसरा, ये बस ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी। चौथा है आपका मैस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगला है आपका मीनिंगफुल सिचुएशन, और लास्ट है आपका टीचिंग ऑन आइटम ऑफ लैंग्वेज एट टाइम, ठीक है। तो ये बस आप लोग को याद रखना है। देखिए मेरिट और डीमेरिट, बस इतना ही आप लोग को करके जाना है स्ट्रक्चर अप्रोच के लिए, ठीक है। तो देखिए मेरिट और डीमेरिट में क्या लिखा हुआ है। मेरिट में अगर बात की जाए तो पहला है दिस अप्रोच प्रोमोट्स स्पीच हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट विथ रिपीटेड ओरल ड्रिल्स फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल पैटर्न। इसमें क्या करता है, बच्चों को स्पीच का हैबिट करवाते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं। दूसरा क्या है कि ओरल प्रैक्टिस इंश्योर दैट द स्टूडेंट एक्वायर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ये अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, बच्चा जो है मतलब मौखिक रूप से जो है प्रोनाउंसिएशन कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से। अगला है देखिए, इफ़ द टीचर इज इनोवेटिव एंड क्रिएट ए बेटर क्लासरूम सिचुएशन स्ट्रक्चर अप्रोच कैन मोटिवेट द स्टूडेंट टू द मैक्सिमम। कि अगर टीचर जो है बहुत ज़्यादा मतलब कैसा क्या बोलता है कि टीचर अगर मतलब आदर्श वाले हैं तो इसमें क्या होगा कि क्लास का सिचुएशन एक बेटर हो जाएगा, साथ ही स्ट्रक्चरल अप्रोच को जो है मोटिवेट मिलेगा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा। ये उसका मेरिट्स हो गया। अब डीमेरिट्स की बात की जाए तो देखिए डीमेरिट्स में बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस अप्रोच इज सुइटेड फॉर लोअर क्लासेस, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू बोर्डम इन हायर क्लास, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि द अप्रोच इज सुइटेड फॉर लोअर क्लासेस, यानी जो ये है ये सिर्फ आपका लोअर क्लासेस के लिए ठीक है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू बोर्डम इन हायर क्लासेस। ये फ्यू स्ट्रक्चर्स alone can be practiced as creating real contribute situation is not or possible always। ये हमेशा क्या है आपका मतलब कंट्रीब्यूट सिचुएशन के लिए नहीं है, और ये पॉसिबल भी सब हर समय नहीं होता है। ये आपका बस फ्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला देखिए, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच ऑन टीचिंग ऑफ पोएट्री, प्रेसिस राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव राइटिंग। यानी इन जगहों पे इसका जो यूज नहीं किया जा सकता, जैसे पोइट्री, प्रीसिंग राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव। यानी आपका जो फॉर्मूला वाइज आप लोग पढ़िएगा, मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वो वाला, तो इसमें आप अगर इस तरह से यूज कीजिएगा तो फिर सेंटेंस आपका बहुत सारा जो जैसे कहानी लिखना होता है, कविता लिखना होता है, तब उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। चौथा इसका डिमेरिट्स यहाँ पे देखिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच एज इट ओनली टचेस कैन नॉट बी फाउंड एस्पेक्ट ऑफ इट। It is that consuming and completion of syllabus will be difficult. It is difficult to apply on overcrowded classes। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का, हम यहाँ पे आपको मेरिट, डिमेरिट, प्रिंसिपल और उसका मीनिंग बता दिए। अब आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंग्लिश। तो इसी तरह से वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है स्पेशल डीएलएड वालों के लिए। अगर आप वीडियो जो भी देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डीएलएड के लिए स्पेशल वो चैनल है। टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में सर्च कीजिए @ ठीक है, @ आपको सर्च करना क्या है, जैक डीएलएड, ये सर्च करना है आपको, ठीक है। अगर ये आप सर्च करते हैं तो आपके सामने एक चैनल आएगा जैक डीएलएड और डीएलएड से रिलेटेड, तो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को बताएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ आप लोग कमेंट कीजिए कि ये जो हम वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं क्या आप लोगों के लिए जो है मतलब हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा मिले। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, तो एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इंग्लिश टीचिंग जो इंडिया में हम कराते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखना है,
देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपको टोटल आपको याद नहीं करके जाना है, आपको बस पॉइंट लिख के जाना है, पॉइंट लिख कर याद रखना है, बाकी चीज़ को आपको बस समझ लेना है और उसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ तो इसका जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट सब जो है आपको याद रखना है। बाकी जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताएंगे कि तीसरा चौथा नंबर पॉइंट देखिए कि टू राइट इंग्लिश, और इसमें जो लिखा हुआ है ये चीज़ आपको समझ बनाना है, इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है। बस पॉइंट आपको याद रहना चाहिए और वो आपको समझ, या फिर आप समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। देखिए, इन इंडिया नाउ इंग्लिश एग्जिस्ट एज द सेकेंड लैंग्वेज एंड द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रैक्टिकल कमांड ऑन इंग्लिश। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर यूज होता है। साथ ही देखिए, थॉमसन एंड वेट सेड दैट इंडियन स्टूडेंट्स शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन और राइट बट ऑल्सो शुड बी एबल टू स्पीक एंड राइट। यानी यहाँ पे जो है थॉमसन और वेट का क्या कहना है कि इंग्लिश सिर्फ इंडिया में जो है स्पोकन और राइटिंग के लिए नहीं है, बल्कि स्पीक और राइट के लिए भी है। यानी सिर्फ रिटेन और स्पोकन नहीं, बल्कि स्पीक एंड राइट के लिए भी है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मतलब थॉमसन एंड वेट, इसका अगला देखिए, थॉमसन एंड वेट हैज़ टोल्ड 4 स्पेसिफिक नेम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए आप यहाँ पे बताएंगे एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। इसके लिए जो है ये दोनों जो है इसका याद नाम रखिएगा, थॉमसन एंड वेट, एम्स ऑफ इंग्लिश के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है कितना सर, तो 4 स्पेसिफिक एम बताया है। 4 स्पेसिफिक क्या क्या बताया है, चलिए बताते हैं। पहला बताया है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, पहला बताया है अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, कि पहला जो है उसका मुख्य एम है वो है अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पर समझ बनाना। दूसरा है टू स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलना, ठीक है। अगला है टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, और चौथा है आपका टू राइट इंग्लिश। ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको बता देता है, लेकिन आप लोग इसका उतना ज़्यादा नहीं करना, इसको बस समझ लीजिए। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, कॉम्पिटेंस कैन बी अचीव if we give opportunity to our students to listen English news, conversation, etc. Recognition vocabulary of students should be increased to enable them read English with comprehension. The ability to speak English enables the student to communicate easily with the people around the world. Thus all 4 aims are equal important. तो यहाँ पे टोटल जो आपको 4 एम बताया है, इन चारों एम को आपको लिख के जाना है, ये आपके लिए है। अब बात करेंगे कि इसमें होगा क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपको जो पॉइंट हम बता रहे हैं, इस पॉइंट को बस आप लोग याद रखिएगा कि अगर बच्चों को जो है इंडिया में इंग्लिश अगर टीचिंग कराते हैं तो उसका क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहला क्या होगा, टू इनहेंस वोकाबुलरी, यानी यहाँ पे जो होगा कि बच्चों में जो है वोकाबुलरी तैयार होगा। वोकाबुलरी मतलब आपका शब्दकोश का ज्ञान होगा। दूसरा क्या होगा, मोटिवेट द स्टूडेंट जो है मोटिवेट होंगे। बाकी ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर टाइम लंबा चला जाएगा, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा पॉज करके ये सब देख लीजिएगा। तो पहला बस पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, और इसी पॉइंट को आपको यहाँ पे इस तरह से जो है मतलब डिटेल्स में लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। पहला पॉइंट टू इनहेंस वोकाबुलरी, दूसरा है आपका मोटिवेट द स्टूडेंट, तीसरा है आपका प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि आपका प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका हो जाएगा सर प्रोवाइड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। और पांचवा है आपका इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या होगा, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो है यूज़ ऑफ इंटरनेट। अगर आप इसका यूज करते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग करते हैं, तो इंटरनेट चलाने के लिए भी यह बहुत ईजिली कॉमन चीज़ है सर। अगर कोई मान लीजिए आज के ज़माने में कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर उठा लीजिए, कोई भी टेक्निकल वस्तु उठा लीजिए, तो उसमें आपको जो मटेरियल मिलेगा उस सभी का सभी ज़्यादातर इंग्लिश में रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश जानेंगे तो ही आपको इंटरनेट की समझ बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये रहा टीचिंग एम ऑफ ई। अब तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन में है व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्कस द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड डिटेल एक्सप्लेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए
इतना सारा लिखा हुआ है, इन सभी को आपको लिखना नहीं है। बस आपको क्या पढ़ना है, क्या ये करना है, इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। नहीं तो क्या होता कि ये आपको जो है ऐसे मिल जाता, लेकिन ये आपको दिक्कत फिर हम मतलब जैसे पढ़ के सुना देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग समझ बनाना है उसका। तो चलिए समझाते हैं पहले क्या है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या है और इसके टाइप और इसका डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग बताएंगे। मीनिंग क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या है सर? ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। ऑडियो लिटरेसी मीन्स हेयरिंग। ऑडियो मतलब क्या है सर? हेयरिंग, सुनना। एंड विजुअल मीन्स क्या है सर? दैट विच इज फाउंडिंग मस्ट सीइंग, मतलब आप क्या देख रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल का मतलब हो गया कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। सो ऑल सच एड्स, यानी वो सभी वस्तु विच endeavor to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual aids। यानी वे सभी वस्तु जो क्या करते हैं सर कि नॉलेज क्लियर कर, नॉलेज हमें देते हैं और देख के और क्या करके मतलब देख के और सुन के, तो उसी को बोलते हैं सर मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो ये आपको बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहेंगे तो आप लोग देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्टन। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे और भी है, उनका सिर्फ एक याद रखिएगा काफ़ी है। और यहाँ पे गांधी जी का भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जरूरी है। गांधी जी वाला तो याद रहेगा ही क्योंकि हमारे देश के हैं और राष्ट्रपिता भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। दीज आर सेंसरी ऑब्जेक्टिव्स एंड इमेज विच स्टिमुलेट एंड एम्फेसिस इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये बताया है कौन? अकॉर्डिंग टू बर्टेन। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? देखिए, ट्रू एजुकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट कैन ओनली कम थ्रू ए प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ बॉडीली ऑर्गेन्स, हैंड्स, फीट, आइज, ईयर्स एंड नोज। यानी इनकी मदद जो है, अगर बच्चों को ट्रू एजुकेशन दिया जाए तो वही उनका जो है पूरी शारीरिक मानसिक विकास होगा। जैसे आपका उसका ऑर्गेन, उसका हैंड्स, फीट, आइज। तो इसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो है ऑडियो विजुअल एड्स। तो बस गांधी जी का भी उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। गांधी जी का कहना है क्या कि एक बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए और उसका पूरा बॉडी का विकास होना चाहिए, यहाँ तक कि उसका हाथ, पैर, कान, सब कुछ। तो इसके लिए क्या करना है? उसको ऑडियो विजुअल के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो देखेगा, वो सुनेगा बच्चा, और जैसे देखेगा सुनेगा सही से उसको प्रॉपर अगर नॉलेज देंगे तो वो नॉलेज उसके अंदर ज़्यादा जो है मतलब अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं ऑडियो विजुअल एड से। अब बताते हैं टाइप्स क्या है। देखिए टाइप टोटल यहाँ पे आपको तो बताता है, टोटल यहाँ पे 3 टाइप है। एक है ऑडियो एड्स, एक है विजुअल एड्स और एक है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए एग्जाम्पल्स आर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वेफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लाइब्रेटरी। ये सब आपका हो गया ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स मतलब ऐसा जिसमें सिर्फ आप हेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। विजुअल एड्स में क्या क्या आ गया? जैसे देखिए चार्ट। चलिए विजुअल एड्स के बारे में आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ट हो गया, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड हो गया, मैप्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, प्रिंट मटेरियल, यानी जो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका है विजुअल एड्स, और मतलब जो आप देख सकते हैं। और एक हो गया ऑडियो विजुअल, देखो आपको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, ये सब क्या है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। चलिए अब बात करें सर इसका मेरिट या एडवांटेज के बारे में। याद रखिएगा मेरिट और एडवांटेज सेम क्वेश्चन है। कभी कभी देखा कि एडवांटेज लिखो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको खोजाना है। एडवांटेज मतलब उसका मेरिट लिखना है, मेरिट मतलब एडवांटेज लिखना है, ठीक है। और डीमेरिट लिखना है मतलब डिसएडवांटेज लिखना है, ये याद रखिएगा। देखिए इसका ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ये 6 पॉइंट जो है याद रखना है। मेरिट ऑडियो विजुअल एड्स का जो है फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसका देखिए पहला, इट्स हेल्प टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल, यानी बच्चों को क्या करता है, ये मदद करता है लर्निंग प्रोसेस को मतलब जो है इफेक्टिव बनाने के लिए और कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए। दूसरा क्या है, इट्स हेल्प टू ग्राफ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, या क्या करता है स्टूडेंट के अटेंशन आकर्षण को बढ़ाता है। इट बिल्ड्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टीचिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इट इनहेंस द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट्स। इट इज़ even better for overburdened classroom. It provides student a realistic approach and experience, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं डीमेरिट्स क्या क्या होगा इसका, यानी डिसएडवांटेज। देखिए आप लोग यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा
डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज, मेरिट मतलब एडवांटेज। तो देखिए इसमें टोटल बस ये पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, नीड स्पेस और कन्वेंस, ये सब उसका डिसमैरिज है। पहला क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसी समय अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो उस टाइम आपका लॉस्ट हो गया, तो इस ये भी है कि इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन, स्टूडेंट का इसमें क्या होगा डिस्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंसिव यानी अगर आप बुक लेकर पढ़ाएंगे तो एक बुक खरीदेंगे तो सालों चल जाएगा, लेकिन ये क्या है इसमें आपको बहुत सारा चीज़ खरीदना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, अगला है आपका टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपको टाइम ज़्यादा दिया मतलब होता है, ठीक है, लगता है। नीड स्पेस, इसके लिए जगह चाहिए सर आपको, ऐसे आप मतलब बच्चे को बोलेंगे और लेकर आ गए छोटे मोटे रूम में तो ऐसे नहीं होता, इसके लिए जगह चाहिए। और ये है कन्वीनियंस, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है बता दिए जो है इसका मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑडियो विजुअल का, बस इतना याद रखें ना काफ़ी है, ये सब आपको ज़्यादा और नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन भी है। देखिए ये जो है ना ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को दिए थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को इंग्लिश का बहुत कुछ यहाँ पे मेरी तरफ से मदद हो जाए। तो पहला देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यहाँ पे हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश का जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है। ये अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए आपको करना क्या जानते हैं, इतना सारा ये सब याद नहीं करना है सर, इसको बस आपको समझ बना लेना है। ये आंसर आपको याद करके मतलब जो है पॉइंट दिमाग में रखना है वो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस तरह से जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट है सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे हम समझाएंगे, इस चीज़ को आप लोगों को बस समझ लेना है और पॉइंट इसको याद रखना है, ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन और 2 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप लोग इस पॉइंट को बस पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, ये अगर एक से ज़्यादा 2-3 घंटा भी लगता है तो आप लोग 2-3 घंटा टाइम देकर इसको लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोग का काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगा। तो पहला देखिए व्हाट आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कैसा रहेगा अगर इस तरह से आप लोग को हम बता रहे हैं तो, बाकी और भी पेपर आएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, दूसरा आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग लैंग्वेज, तीसरा आप लोग को याद रखना है ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ वोकाबुलरी, चौथा पॉइंट याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उसके बाद अगला याद रखना है आपको प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, और छठा पॉइंट आपको याद रखना है प्रिंसिपल हैबिट फॉर्मेशन। तो आप देखिए इसको एक एक करके आपको बताते हैं मतलब। ठीक है, पहला है कि अगर आप जनरल प्रिंसिपल अगर इंग्लिश टीचिंग का पूछा जाए तो पहला आंसर आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में लिखने हैं, तो देखिए इसको समझ लीजिए। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन और 2 बेसिक स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी टीचिंग शुड होना चाहिए किस में, बेसिक स्किल पर, और खास करके क्या सर लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। देन कम टू अनदर 2 स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब पहले आपका लिसनिंग और स्पीकिंग और उसके बाद आपका रीडिंग और राइटिंग, ये आपका होना चाहिए। दैट कम ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट, NIV स्पीकिंग विल लीड टू राइटिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग। ये चाइल्ड learns to speak in natural atmosphere as he learns to the mother tongue only by listening. He does not have to make extra effort in the, ठीक है, मतलब इसमें मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है अपनी माँ के गोद से सीख लेती है। तो पहला है कि नेचुरलनेस, प्राकृतिक में रहकर ही बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है, ये आपका बताया जाए तो इसका प्रिंसिपल नेचुरलनेस हो गया। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश का ये जनरल प्रिंसिपल है। चलिए अगला पॉइंट बताएंगे, ये पॉइंट आप लोग बस याद रखिएगा, बाकी ये सब तो आपको लिखना है, इतना आप लोग याद करके नहीं जाना है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा अगर याद रखना है तो, बाकी आप समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग लैंग्वेज क्या है कि फोकस टू डेवलप 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें क्या होता है सर, फोकस किया जाता है आपका जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पर। ये चाइल्ड लर्न्स इफेक्टिवली बाय डूइंग, बच्चा कब सीखता है सर, ज़्यादातर खुद से करके। ठीक है, जब बच्चा खुद करेगा तब ज़्यादा सीखता है। ही लर्न्स द लैंग्वेज बाय मॉडल रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन एंड स्पेलिंग विच इज़ इसेंशियल। इस सब की मदद से बच्चा भी सीखता है। अगला है आपको पॉइंट बताया, ये पॉइंट याद रखिएगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ वोकाबुलरी।
देखिए वोकाबुलरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप भी स्कूल में पढ़ाएंगे तो देखिएगा बच्चा जो है ज़्यादातर शब्दकोश के जरिए ही ज़्यादा सीखते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग इंग्लिश इज़ टू इंक्रीज द वोकाबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टीचिंग इंग्लिश का, वो है कि इंक्रीज़ कीजिए वोकाबुलरी, तो बच्चा जो है अपने आप ज़्यादा सीखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकाबुलरी, पैसिव एंड एक्टिव। दो तरह के वोकाबुलरी होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। द वर्ड विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड but never come in passive vocabulary in written and spoken. But on the other hand, the words which are understood are as speaking and writing come in active vocabulary. ठीक है, तो ये आपको जो है पॉइंट को समझ लेना है। चौथा पॉइंट बस आपको याद रखना है, वो है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है सर? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज इट्स पर्पस, so English is also learned for the purpose like social, scientific, academic and literacy। बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए अगला है, अगला 6 पॉइंट आप लोग को बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट इन्फॉर्मेशन। इसको याद रखने के लिए देखिए आपको बस ये पॉइंट याद रखिएगा, मतलब अगर आपको लिखना है कि एज ऑन्स हैबिट नीड प्रैक्टिस, जैसे एग्जाम्पल दिया है सिंगिंग, डांसिंग एज वेल द लैंग्वेज ऑल्सो नीड प्रैक्टिस। यानी अगर बच्चों को सिखाना है प्रिंसिपल, वो है आपका प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का बच्चा सीखेगा नहीं, चाहे इंग्लिश सिखाए या कोई भी लैंग्वेज। चलिए 7 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारी तरफ से वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। एवरीथिंग इज लर्न व्हेन वी हैव प्रॉपर मोटिवेशन टू टेक इंटरेस्ट इन दैट। सिमिलरली ये टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। ठीक है, बस ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 7 पॉइंट हम बता दिए कैसे आपको याद करना है। बाकी और भी है लेकिन इसको उतना ज़्यादा हम आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 पॉइंट, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज, हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन योर स्टूडेंट। बता रहा है सर कि व्हाट आर द स्किल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्किल क्या क्या है जिससे कि हाउ विल यू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन योर स्टूडेंट। आप बच्चों को बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए कौन सा डेवलप करेंगे, क्या आपके पास स्किल है लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये आंसर इसके लिए हम यहाँ तक है, लेकिन सब कुछ आपको नहीं करना है जो हम आपको बताएंगे, बस इतना ही आपको तैयार करके जाना है। देखिए पहला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि और भी हम वीडियो बना सके, नहीं तो फिर अभी टाइम भी कम है और बहुत सारा हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसका इंग्लिश सबका हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है। तो देखिए बच्चों को अगर सिखाना है तो आपको क्या क्या स्किल ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द 4 लैंग्वेज स्किल्स वी हैव टू डेवलप फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन। अगर बच्चों को कंप्लीट कम्युनिकेशन करवाते हैं, कंप्लीट सिखाते हैं इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, तो इसके लिए सबसे मेन 4 चीज़ है, वह लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट मेन 4 स्किल्स हैं। तो आप देखिए आप कैसे बच्चों को करेंगे, मतलब हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसके लिए आपको जो है कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बस ये सिर्फ बताएंगे, इसको आप लोग बस समझ लेना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माई स्टूडेंट्स नीड मोर ओरल प्रैक्टिस सो दैट दे कैन बी मोर कॉन्फिडेंट टू स्पीक। मतलब बच्चों को जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा बोलने में। What kind of oral practice can I use in class are listed below. Some basic techniques for improve students' oral skills. Oral language is one of the most important skills your students can master, both for social and academic success. ठीक है, मतलब ओरल लैंग्वेज से क्या होता है, ये बहुत बड़ा आपका जो है इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपके स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्या करता है आपका कि सोशल और एकेडमिक सक्सेस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Learners use these skills throughout the day to process and deliver instruction, make request, ask question, receive new information and interact with peers। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग को समझ लेना है। और इसमें होता क्या है, चलिए ये सब आपको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। देखिए जैसे आप लोग ये सब वर्ड को थोड़ा मतलब पता कर लीजिएगा नेट में, ये सब बहुत ज़रूरी है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया मतलब जब बच्चों को गणना करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा थोड़ा सा।
चलिए आप बताएंगे सर इस क्वेश्चन का जो है मेन आंसर कि व्हाट आर द स्किल ऑफ हाउ, तो ये आपको बता दिया कि 4 मेन लैंग्वेज ये है और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी बता दी है। आप देखिए इसका जो है आपको क्या क्या याद करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई दिस एंड सी हाउ विच वंस वर्क बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स। तो लैंग्वेज स्किल के लिए आपको जो है ये सब आपको जो है करना है। पहला कि इनकरेज कन्वर्सेशन, मतलब बच्चों को जो है डर पैदा ना हो, उसके सामने जो है कन्वर्सेशन हो एकदम प्रेम से, लव मतलब उसके सब लव मतलब एक लव अट्रैक्शन से, ठीक है। तो एवरी सोशल इंटरेक्शन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो फिर ये हो जाएगा। चलिए आप देखिए एवरी सोशल इंटरेक्शन गिव्स स्टूडेंट्स एज ए, आपको करना क्या है सर, इतना सारा आपको याद नहीं करना है, आपको बस ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट वगैरह सब नोट कर लीजिए, और ये सब अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो ये सबको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको आप बताते हैं। तो पहला सर इनकरेज कन्वर्सेशन होना चाहिए, दूसरा आपका मॉडल सिंथेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तीसरा आपका जो है मेंटेन्स आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। चलिए पहला देख लेते हैं इनकरेज कन्वर्सेशन। एवरी सोशल इंटरेक्शन गिव्स स्टूडेंट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लैंग्वेज। Some of your students might need a little guidance from you to engage in conversation. So spark interaction whenever you can. Ask question, refresh the student answers and give prompt that encourage oral conversation to continue. बच्चों को आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करवाना है लैंग्वेज का। वो भी क्या है सर कि इनकरेज कन्वर्सेशन, जैसे उसमें आप क्वेश्चन पूछिए बच्चे से, उससे क्वेश्चन का आंसर सुनिए, ठीक है। ये सब आपका जो है इनकरेज कन्वर्सेशन होता है। बच्चों को प्यार से सिखाना है, प्यार से क्वेश्चन पूछना है, तभी वो सीखेंगे सर, ठीक। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है पॉइंट 2 और 3 तो गलत ही हो गया है, तो ये पॉइंट 2 ही है, ये पॉइंट 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पॉइंट 2 में आपको देखिए क्या है, योर स्टूडेंट मे नॉट यूज़ कंप्लीट ओरल सिंटेक्स इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल स्पीच में आपका बच्चा जो है पूरा नहीं कर पाएगा, बट इनकरेज देम टू डू सो व्हेन दे आर इन द क्लासरूम। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको साहस बढ़ाना होगा। व्हेन स्टूडेंट यूजेज फ्रैगमेंटेड सिंटेक्स, जब बच्चा कोई फ्रैगमेंटेड सिंटेक्स यूज करता है, मॉडल कंप्लीट सिंटेक्स बैक टू देम, मतलब उसको फिर से उसको जो है दीजिए। दिस बिल्ड्स ओरल लैंग्वेज स्किल्स एंड गिव्स स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन ए स्किल्स नेसेसरी फॉर मास्टरिंग रिटेन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए कुछ 2 नंबर बता दिए, 3 नंबर अब चलते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है सर। अगर आप बच्चों को आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो एंगेज इन आई कांटेक्ट विथ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड इनकरेज देम टू और डू द सेम। हर जगह आपको इनकरेज बढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन कराना है, तो क्या करना आपका सबसे मेन जरूरी है वो है मेंटेन आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नज़र ने मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो, जैसे आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप नज़र से नज़र मिला के बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे लगेगा। तो इसी तरह से बच्चों को जब तक आप मेंटेन आई कांटेक्ट से बात नहीं करेंगे तब तक बच्चों को जो है इनकरेज आप नहीं दे सकते हैं। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विल हेल्प लर्नर्स, ये क्या करता है सर, लर्नर्स के लिए गॉज देयर ऑडियंस अटेंशन एंड एडजस्ट देयर लैंग्वेज। मान लीजिए आप किसी इंसान में ही बात कर लीजिए आपस में, तो अगर आप आई कॉन्टैक्ट में बात करते हैं तो देखिएगा आप दोनों के बीच कितना जो है अट्रैक्शन होगा, अटेंशन देगा वो आपको। तो इसी तरह से बच्चों भी अटेंशन देगा आपको स्कूल में। एंड एडजस्ट देयर लैंग्वेज एंड देयर वॉल्यूम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर स्किल। उसका हर चीज़ आप तब जब बच्चों से आप आई कॉन्टेक्ट बनाइएगा तो बच्चा का आप हर चीज़ महसूस कर सकेंगे, उसका लैंग्वेज, उसकी वॉल्यूम, उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर स्पीच, उसके स्पीच बोलने का तरीका, सब कुछ, ठीक है। याद रखिएगा मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। तीसरा मेरी तरफ से है वो है पॉइंट, रिमाइंड स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली एंड आर्टिकुलेट क्लियरली। Ask student to feel the muscles used for speech while they are talking and monitor their volume and articulation. Remind them that clear and loud enough speech is essential for holding the attention to the group and communicating their information and opinion effectively. मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है आपको बता रहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा बस, ठीक है, कि रिमाइंड स्टूडेंट्स टू स्पीक लाउडली एंड आर्टिकुलेट क्लियरली। यानी बच्चों को जो है स्पीक जो है थोड़ा जोर से बोले, इतना नहीं कि चिल्लाने नहीं, मतलब इसको क्या बोलता है लाउडली, मतलब थोड़ा आवाज़ को मतलब थोड़ा भारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है मिन करके बोल रहा है, बच्चों को थोड़ा क्लियरली बोलना चाहिए और वो भी थोड़ा सा हल्का जोर से बोलना चाहिए ताकि बस क्लास के बच्चों को भी सुनाई दे और टीचर को भी सुनाई दे। इतना भी जोर से नहीं कि पूरा हल्ला हो जाए, ये आपका इसका मतलब हुआ, ठीक है। अगला देखिए 5वां नंबर पॉइंट जो बच्चों में होना चाहिए स्किल, आप लोग क्या देंगे कि इनकरेज स्टूडेंट
टू वर्टिकली समराइज और अदरवाइज डिस्कस द इन्फॉर्मेशन बाय हियर। बच्चों को जो है इनकरेज स्टूडेंट टू वर्बली समराइज और अदरवाइज डिस्कस द इन्फॉर्मेशन देयर हेयर। इसको आप लोग कर लीजिएगा। छठा पॉइंट मेरी तरफ से वो रहेगा मॉडल एंड गाइड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये आप लोग जरूर बच्चों को देना है। सम स्टूडेंट हैव ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड विद द वर्डिंग ऑफ ए सेंटेंस। बस इतना है, आप लोग को समझना है। अगला देखिए एक्सप्लेन द सब टाइटल्स ऑफ टोन। आपको सब टाइटल का जो टोन है वो आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या है, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बढ़ेंगे। योर स्टूडेंट हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड प्लेग्राउंड आर्गुमेंट रिलेटेड टू टोन। इसको आप लोगों को बस समझ लेना है, बस ये कोई पॉइंट याद रखना है। इसी पॉइंट को बस आप लोगों को जाना है तैयारी करके, और ये सब आप लोगों को समझ के बाद एग्जाम हॉल में लिखना है इसी। ठीक है, एग्जाम में जो भी लिखेगा मिनिमम आपका 3 से 4 पेज जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। साथ ही जो है आपको करना क्या है कि सभी जो है पॉइंट को आप लोग पहले लिखिएगा और पॉइंट के बाद आपका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें है आप लोग को, और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग आर कॉमन व्हेन स्टूडेंट्स आर यूजिंग लाउड आउटडोर वॉइस। मतलब ये तो आप लोग पता होगा, जब बच्चा हमारे इंडिया में जब बच्चा आप पढ़ाते हैं तो कैसा होगा, बच्चा जब बोलने के स्टार्ट करेगा तो उसमें बहुत सारा कॉमनली ऐसा होगा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। रिमाइंड योर स्टूडेंट हाउ टोन ऑफ वॉइस। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बच्चों को बताना है कि कैसे आपको वो बोलना है, टोन बनाना है। विच इंक्लूड पिच, क्या क्या उसमें डालना है। देखिए पिच डालना है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, रिदम क्या होना चाहिए। कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द व्हाट ए स्पीकर सेज। यहाँ तक आप लोग को करना है। ठीक है, अगला पॉइंट लास्ट मेरी तरफ से, उसके बाद और नहीं करेंगे आप लोग को। अटेंड टू लिसनिंग इज इंग्लिश। तो देखिए एक और जनरल प्रिंसिपल है टीचिंग इंग्लिश। तो इसको बस आप लोग को समझ बनाना है। बस पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि अटेंड टू लिसनिंग लैंग्वेज, सॉरी लिसनिंग स्किल्स। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग बस पढ़ के सुना देते हैं। Ensure that your students are listening by using consistent cues to get their attention. You might use a phrase like "It's listening time" to give student a reminder. Some student might also benefit from written reminders posted prominently on your wall. Incorporate a question of the day. मतलब इस तरह से अगर आप बच्चों को जो है ना क्वेश्चन ऑफ द डे जैसे होता है लिसनिंग स्किल, मतलब बच्चों को सुनाने के लिए, तो आपको करना क्या है, ये एक आपको जो है क्वेश्चन ऑफ द डे इस तरह से आपको कोई इनकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें और भी पॉइंट है, 9 पॉइंट, ये भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन इतना हम आपको नहीं देंगे नहीं। लेकिन एक पॉइंट आपका 10 नंबर पॉइंट आप लोग कर सकते हैं कि क्वेश्चन टू बूस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आस्किंग क्वेश्चन बिफोर एंड आफ्टर अ रीडिंग असाइनमेंट not only helps sharpen oral language skills, it also helps students think about what they are reading and absorb information from the words. You might try the following strategies to facilitate रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब बच्चों को जो है क्वेश्चन का कैसे आपको बूस्ट करना है कॉम्प्रिहेंशन में, तो इसके लिए आपको जो है करना क्या है कि आस्किंग क्वेश्चन बिफोर एंड आफ्टर ये रीडिंग असाइनमेंट। मतलब जब भी आप बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उससे पहले या बाद में जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। इसमें क्या होगा, उसका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूव होगा, वो बूस्ट होगा। और इसमें सिर्फ क्या होगा, नॉट ओनली हेल्प शार्पन ओरल, बस इसमें क्या बच्चे क्या है कि मौखिक रूप से बोलने में, ओरल लैंग्वेज स्किल बोलने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि क्या करेगा, इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट थिंक, मतलब ये सोचने पर भी बच्चे को मजबूर कर देगा और बच्चे जो है उसका बूस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, यानी उसका कॉम्प्रिहेंशन जो है बूस्ट होगा कि व्हाट दे आर रीडिंग एंड ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ड्स। यानी जब आप बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी जो है असाइनमेंट रीडिंग करने के लिए, कोई भी कहानी को रीडिंग करने के लिए, कोई भी कविता को, तो जब बच्चे से क्वेश्चन करेंगे ना, तो बच्चे जब जवाब देगा तो उसका सिर्फ ये नहीं कि वो ओरल रूप से जो है लैंग्वेज स्किल बनेगा, बल्कि इसके साथ साथ क्या होगा, उसका रीडिंग करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, और वो जो ऑब्जर्व कर रहा है उस वर्ड से, उस सेंटेंस से, तो उसको समझ में बनेगा उस पर। ठीक है, तो ये आप लोग को आंसर याद रखना है 10 नंबर। चलिए 6 नंबर बताते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बस आप लोग 1 घंटे का ही वीडियो है मान लीजिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो को अपने इसी तरह से मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट आप लोगों को बता दें। तो अब चलिए बात करेंगे क्या सर, कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख लीजिए, देख रहे होंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर्स। यानी अगर आप बच्चों को जो है, मतलब इसमें क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड,
अलग अलग मेथड क्या है, टीचिंग रीडिंग टू द बिगिनर। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, रीडिंग कराते हैं तो इसका मेथड क्या है, तो इसका बहुत सारा मेथड है। आप लोग को बस मेथड वगैरह जो है पॉइंट कर लेना है और हम धीरे धीरे जो है आपका सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। पहला है अल्फ़ाबेटिकल मेथड। अगर आप बच्चों को रीडिंग कराते हैं तो इसके लिए कौन कौन सा मेथड है, तो सबका एक एक करके आपको डिस्प्ले हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस ये पॉइंट सब याद रखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल मेथड, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए इस तरह से। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। आप सभी को पता होगा अल्फ़ाबेटिकल मेथड जो होते हैं सबसे पुराना है। ABCDEFGHIJ क्या है सब, ये आपका जो है बहुत पुराना रीडिंग है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ABC मेथड। अल्फ़ाबेटिकल मेथड को ABC मेथड भी कहा जाता है एंड स्पेलिंग मेथड भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप दे दिए किसी बच्चे को कि CAT कैट, तो बच्चा क्या करेगा, CAT कैट ही बोलेगा, सीधा कैट नहीं बोलेगा। ठीक है, छोटा बच्चा है, बेगिनर्स है, और उसको पढ़ाएंगे A फॉर एप्पल तो बोलेगा A फॉर एप्पल पूरा बोलेंगे। यानी ये एक्चुअली क्या हो गया आपका स्पेलिंग मेथड भी बोला जाता है इसको, और इसको ABC मेथड। तो याद रखिएगा पहला है अल्फ़ाबेटिकल मेथड जिसको आप लोग जो है इसको ABC मेथड भी कहा जाता है, साथ में स्पेलिंग मेथड भी कहा जाता है। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लर्न एंड आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट्स। मतलब इसमें होता है क्या है कि स्टूडेंट जो है पूछता है लर्न के लिए और इसको वो आइडेंटिफाई करते हैं अल्फ़ाबेट को। दे कैन आस्क टू कंबाइन 2 और मोर लेटर्स टू फॉर्म ए वर्ड। बच्चे इसमें क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं उनको जो है वर्ड जोड़कर पढ़ना सकता है। जैसे मान लीजिए कैट दे दिए उसको तो वो पढ़ेगा इस तरह से CAT कैट। तो ये हो गया आपका ABC मेथड, स्पेलिंग मेथड, या फिर इसको अल्फ़ाबेटिकल मेथड कहा जाता है। तो आफ्टर दिस, ये सब बस आपको करना क्या है, इसको बस आप लोग देख लेना है। ठीक है, कि आफ्टर दिस वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू फ्राजेस एंड देन टू सेंटेंस फाइनली द स्टूडेंट्स इज आस्क्ड टू रीड द पैसेज। ये आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं दूसरा नंबर मेथड, वो है फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड में आपको क्या लिखना है, देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, इसीलिए हम बताते हैं कि स्किप मत कीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, पूरा सुनिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी पुराने स्टूडेंट है जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, 700 प्लस हो चुके हैं, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को हिस्सा बने हैं, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारा हेल्प स्टूडेंट को मिला है। तो फोनेटिक मेथड में आपको क्या लिखना है और इसको समझ लेना है, ये क्या कौन सा मेथड है। दिस मेथड emphasizes that reading should be taught through sound. Sound are first touch, which are then combined into words, phrases and sentence. In this method, the teacher first teaches the sounds of vowels and then consonant, then combine both the sounds. Phonetic method में क्या होता है आपको बताते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि बच्चों को जो साउंड के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, और जब बच्चों को साउंड के माध्यम से सिखाया जाएगा तो इसी को बोला जाता है आपका फोनेटिक मेथड। ये याद रखिएगा, फोनेटिक मेथड मतलब साउंड मेथड भी कह सकते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि टीचर जो है बच्चों को करता क्या है, पहले साउंड के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABC कंप्लीट हो गया, तो A से लेकर Z तक कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं भावेल्स और कॉन्सोनेंट, कि देखो बच्चे जो है हमारे टोटल इंग्लिश में कितना वर्ड है, तो 26 वर्ड है, जिसमें इतना भावेल है और इतना क्या है कॉन्सोनेंट है। जब इस तरह से वो बोलेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया फोनेटिक्स मेथड। ये आपका साउंड, इसे साउंड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल CACO, टीचर प्रोड्यूस द साउंड द रिपीट, द टीचर कैन राइट द जॉर्ज एंड ब्लैक बोर्ड एंड रीड्स इट, एग्जाम्पल कैट। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर मेथड है हमारी तरफ से, वो है, इस मेथड को लिख लीजिएगा और यहाँ पे एक मेथड है उसको भी लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर मेथड है आपका वर्ड मेथड। वर्ड मेथड क्या है, ऑल्सो नोज यास लुक एंड से। जैसे आप लोग को हिंदी वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे देखो और कहो विधि। ठीक है, ये है आपका लुक एंड से, इसको लुक से मेथड भी कहा जाता है, लुक एंड से मेथड। सी एंड से एंड ग्लोबल मेथड। इन दिस मेथड व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस मेथड में क्या है कि जो वर्ड है वो है टीचिंग इंग्लिश का बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है। एक्स द टीचर इनिशियली प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ ए मैन एंड अ वर्ड मैन इज रिटेन बिलो। ठीक है, इंडक्टिंग टू द प्रेक्चर्स टू tells the student to look at it. He says the word man and writes it on the blackboard. This way some content and functional words are taught before teaching.
them to join the words into sentence. Sentence should in the method is based on the assumption that sentence is the unit of speech. देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका चौथा नंबर पॉइंट आ गया कि चौथा नंबर पॉइंट में बस आपको इतना ही रखना है, याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ से लेकर इस लाइन को याद रखना है चौथा नंबर पॉइंट में, यहाँ तक पूरा कि सेंटेंस मेथड ये है। कौन सा मेथड सर, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को बस, सेंटेंस मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। सेंटेंस मेथड क्या होता है कि द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, मतलब जब भी बच्चा जो स्पीच करेंगे उसके लिए जो है सेंटेंस जो है इसका यूनिट होगा सेंटेंस मेथड में। और इन दिस मेथड टीचर प्रेजेंट ए सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। एग्जाम्पल, हर इज जंपिंग, मतलब इस तरह से हर इज जंपिंग बताएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा सेंटेंस मेथड के जरिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक और मेथड हो गया हमारा सेंटेंस मेथड, ठीक है। एक बार और रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं और उसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बेगिनर्स, यानी बच्चों को, बेगिनर्स को अगर आप पढ़ाते हैं, रीडिंग कराते हैं तो उसका कितना मेथड है। तो यहाँ पे टोटल आप लोग को हम जितना मेथड बताया है 4-5 उसको याद कर लीजिएगा। पहला मेथड अल्फ़ाबेटिक मेथड और बाकी इसको ABC मेथड और स्पेलिंग मेथड भी कहा जाता है। और ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, इसको जाकर एक्सप्लेन करना है आपको, पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं लिखिएगा तो फिर 3-4 पेज कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगला मेथड आप लोग याद रखिएगा वो है फोनेटिक मेथड। ये आप लोग मेथड रखिएगा, बाकी इसको आपको समझकर जाना है जो कि आप लोग समझा दिए। अगला मेथड आपको लिखना है वर्ड मेथड और अगला मेथड लिखना है आपको सेंटेंस मेथड, ठीक है। अगला मेथड के बारे में बात करें बस यही, ठीक है। लास्ट आपका है, ये 4 ही है सेंटेंस आपका, वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड, ये आपको याद रखिएगा। और बाकी फोनेटिक और आप लोग को अल्फ़ाबेटिकल मेथड, ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, बेगिनर्स। अब 2 क्वेश्चन बचा हमारी तरफ से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए थे, अब उसको ख़त्म करेंगे और फिर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से आउटपुट के लिए और भी बाकी पेपर्स का आएगा अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। देखिए क्वेश्चन है पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब जो आप एड्स, यहाँ पे ऐड नहीं होगा एक्चुअली, एड्स मतलब एड्स होता है जो कि आपका मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स, ठीक है, टीचिंग मटेरियल। तो अगर आप इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज में अगर इनका यूज करते हैं तो इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश का। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन पहले दिखा, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन करना है, ये आपको बस इतना आप लोगों को थोड़ा समझ बनाना है कि टीचिंग एड्स आर यूज टू इनेबल द लर्नर्स टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड इंटरेस्टिंगली। मतलब टीचिंग इंग्लिश का उद्देश्य क्या होता है मेनली कि जो लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको इफेक्टिवली और इंटरेस्टिंगली उसको सिखाया जाए, ठीक है। देयर आर ऑडियो विजुअल एड्स सच एज ब्लैक बोर्ड, मैप्स, चार्ट, ग्लोब्स एंड पिक्चर एट्सेट्रा। यही सब आपका क्या है, विच आर ट्रेडिशनल इन नेचर। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव कम इन द बिग वे। पहले आपका क्या था कि ब्लैक बोर्ड होता था, स्कूल में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, मैप्स होते हैं, चार्ट होता है, ग्लोब्स होता है, पिक्चर होता है, लेकिन ये आपका पुराने जो हो गए, ट्रेडिशनल हो गए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हैव कम इन बिग वे एंड आर एप टू इन्फ्लुएंस नॉट ओनली कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन बट ऑल्सो द मैनर्स एंड बिहेवियर्स, लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंटलेट। दिस मीडिया एंड मटेरियल्स प्रोवाइड डायरेक्ट एज वेल एज विसरियस इम्प्रोवाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। कहीं पर अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको बता दिए कि जो है इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पस ऑफ ई का, पर्पस ऑफ टीचिंग एड का। इसको ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा टीचिंग, ठीक है, टीचिंग एड्स, इसका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पर्पस है, बस ये याद रखिएगा। अब इसका क्लास देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या है टीचिंग इंग्लिश का। तो ये टीचर हैज़ एन इनहेरेंट डिज़ायर दैट हिज टीचिंग शुड बी एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, what he teach should be carefully attend, clearly understand, grasp and fixed in the mind of his student. Other word, ये good teaching always aim at the effectively communication and approach learning outcome। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग इसकी लिखना है। लेकिन मेन चीज़ है वो है कि क्लासिफिकेशन किया गया है सर, क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया गया कैसे, टीचिंग इंग्लिश का। तो टीचिंग एड्स एंड मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इन द नंबर ऑफ वेज, हाउएवर वी में, मतलब कितने, आप यहाँ क्वेश्चन ही आपका है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टीचिंग एड्स का जो है देख लेते हैं कि उसका उद्देश्य में क्या क्या आता है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस इज एन एज ओल्ड अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू हिज देयर यू कैन क्लासीफाई टीचिंग एड्स इनटू 4 कैटेगरीज, ऑडियो एड्स,
ठीक है, विजुअल एड्स। उसके बाद आपका ऑडियो एड्स तो आप लोग समझ में आ गया होगा, जो कि आपको ऑडियो के माध्यम से, जैसे आपका हो गया जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, ये सब। दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑडियो एड्स एंड एड्स विच कॉल अपॉन द ऑडियोटरी सेंस, यानी जो ऑडियोटरी सेंस होगा सिर्फ, ठीक है, जैसे फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड मैग्नेटिक टेप, ये आपका ऑडियो एड्स में आ गया। अगला आपका जो है ऑडियो एड्स और टीचिंग में एड्स में आपका आ जाएगा कि विजुअल एड्स। विजुअल एड में जो आपको दिखाकर, जैसे प्रोजेक्टर, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा उदाहरण है, जैसे आपका क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये सब आपका है जो है क्या बोलते हैं विजुअल एड्स है, जिसमें आपको इंक्लूड ब्लैक बोर्ड रहेगा, फेल्ट बोर्ड रहेगा, बुलेटिन बोर्ड रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा, पोस्टर, मैप, चार्ट, ग्लोब, मॉडल, स्पेसिमेंस, टेक्स्ट बुक, इलिस्ट्रेशन, ये सब आपका जो है विजुअल है। एक है आपका ऑडियो विजुअल, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आएगा, इन द कैटेगरी वी मे प्ले ऑडियो विजुअल, इसमें है आपका सुनने और दिखाने दोनों का चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड्स द एड्स विच कॉल अपॉन द ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस एंड दस हेल्प द लर्नर्स लर्न थ्रू लिसनिंग एज वेल एज, इसमें बच्चों को जो है मैक्सिमम सिखाया जाता है कैसे, सुनकर और दिखाकर। तो बस ये आप लोग कर लीजिएगा। तो इसके बारे में देखिए अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इसमें साफ शब्दों में कि टेक्निकल अप्रोच में से क्या क्या आता है। तो टेक्निकल अप्रोच आपका, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच में दो तरह की चीज़ आता है, एक सिंपल हार्डवेयर और एक सिंपल हार्डवेयर और एक हार्डवेयर, जिसको सिंपल हार्डवेयर में आपको कहा जाता है सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। तो दो तरह का, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो ये तो आप लोग को जो है मैथ में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है, सोशल साइंस में भी, तो ये सब सेम क्वेश्चन आंसर है। अगर आप मैथ में भी कर ली है तो ये आप इंग्लिश में इसको करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या है। देखिए जो सिंपल ई में है, यहाँ पे देखिए एक एक करके आपको बताएंगे। पहला है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो कि ब्लैक बोर्ड की मदद से, ये पुराना और ट्रेडिशनल है, इसी के माध्यम से सिखाया जाता है। ये भी एक तरह का, इसके बारे में क्या है थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन ये कि ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज टीचिंग एड्स, ऑल्थो नॉट ए विजुअल एड इटसेल्फ, इट कैन बी यूज फॉर द डिस्प्ले ऑफ विजुअल मटेरियल इन क्लासरूम टीचिंग। तो ब्लैक बोर्ड का इस यूज जो है बहुत पुराने समय से हो रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के में क्या है कि द बुलेटिन बोर्ड इज ए शीट ऑफ वॉड, मैसनरी, cork, cluster similar and material set within a frame. They are used for displaying pictures, chart, poster, clipping, photographs और other learning materials। ये आपका बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड मेरे ख्याल से जो आपका जो स्कूल के बाहर लगा रहता है ना, उसमें सब कुछ दिया रहता है, वो आपका बुलेटिन बोर्ड होता है। एक होता है आपका सर फ्लैनेल बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड में क्या होता है, फ्लैनेल बोर्ड इज सम ऑट लाइक ए ब्लैक बोर्ड बट इट हैज़ एडेड एडवांटेज ऑफ कलर, मूवमेंट एंड क्विक रिमूवल। ये जो आपका फ्लैनेल बोर्ड होते हैं, शायद मेरे ख्याल से ये जो है आपका ये होगा जो वाइट ब्लैक बोर्ड आता है, जिसको मिटाने में आसानी हो, और जो कलरफुल होता है। देखिए इट इज़ अ वेरी यूजफुल टीचिंग एड विच मस्ट बी ट्राइड एंड यूज इफेक्टिवली बाय लैंग्वेज टीचर्स। ये बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल और टीचिंग एड है, इसके मदद किया करके टीचर जो है अच्छा यहाँ पे लर्न करा सकता है बच्चों को। अगला टीचिंग एड लिख लेते हैं, वो है चार्ट। चार्ट में क्या है, चार्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड पिक्चोरियल मीडिया और डिजाइन। चार्ट्स में क्या क्या दिखाया जाता है, देखिए क्लासिफिकेशन चार्ट किया जाता है, जेनियोलॉजी चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, रिलेशनशिप चार्ट होता है, ठीक है, टेबुलेशन चार्ट होता है, क्रोनोलॉजी चार्ट होता है। इन चार्ट की मदद से भी बच्चों को जो है पढ़ाया जा सकता है, और इतने सारे क्लासिफिकेशन किया गया है चार्ट का, ठीक है। और भी है, जैसे यहाँ पे मॉडल्स के बारे में है। मॉडल क्या है, ये मॉडल मीन्स एन इमिटेशन, ये रिप्लेसिया और ए कॉपी ऑफ ए थिंग, act or process. It is a 3-dimensional and aid with desired flexibility। अगला है देखिए प्रोजेक्टिव एड्स, फिल्म स्ट्रिप्स। उसके बाद है कलर साइड, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है द ओवर वो प्रोजेक्टर, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। द टेलीविजन, द लिंग्वीफोन। देखिए टेलीविजन आप लोग जरूर करके जाइएगा, ये बहुत एक थोड़ा सा तैयारी के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी है आपके लिए, ठीक है। कि टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो द टेलीविजन इज ऑफ्टन यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द क्लासरूम, बीइंग अ विजुअल एज वेल एज ऑन ओरल एंड कैन क्लेम देयर होल अटेंशन। अदर ओरल एंड विजुअल एड्स कैन बी एम्प्लॉयड बाय द टीचर ऑन टेलीविजन एंड दस द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी अदर एड्स, ठीक है, कैन बी कंबाइंड इन वन मीडियम फॉर ऑल एड्स पोटेंशियल। टेलीविजन एज ए
टीचिंग मीडियम कैन नॉट सक्सेस ऑन इट्स ओन, द कॉपरेशन ऑफ द क्लास टीचर इज एसेंशियल। मतलब अगर बच्चों को टेलीविजन के माध्यम से सिखाते हैं ना, तो बिना टीचर की मदद से इसको सिखाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है कि टीचिंग एड्स आर नाउ अवेलेबल इन ए वाइड वेराइटी एंड नोवेल्टी रैंकिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्राफिक्स टू इलेक्ट्रॉनिक materials and media with a view to making the teaching learning process more। और लास्ट है वो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसको लगा के तैयारी करके जाना है सर। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड का आंसर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को एक और हमें थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एक और फाइल में जाना पड़ेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मैंने बहुत हद तक आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिए। अगर एक दो छूटा भी होगा तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रामर मेथड, सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे ग्रामर मेथड का, उसका टाइप बताएंगे, उसका मेरिट डिसएडवांटेज जो भी है आपको डिटेल्स में बताएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू गेट at the meaning of new words, phrases and sentences too, and under the translation method the meaning of English words, phrases and sentences is taught by means of word for word translation into the mother tongue। उसके बाद देखिए in this method the unit of speech or reading is not a sentence, a sentence come last of all, first comes later then words and after them a sentence। इसमें क्या होता है देखिए बच्चों को, According to this method, the first step in learning language is to get the meaning of new words। इसमें जो है बच्चा जो है नए नए वर्ड्स को सिखाया जाता है, phrases and sentences भी सिखाया जाता है। And under the translation method, the meaning of English words, phrases and sentence is taught by means of word forward translation into the mother tongue। अब आपको डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ स्पीच और रीडिंग इज़ नॉट ए सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि जो स्पीच और रीडिंग है यही आपका मतलब जो है मतलब यूनिट नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस कम्स लास्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कम्स लेटर। मतलब इसमें क्या होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि सेंटेंस आपका बाद में आता है, इसमें सेंटेंस उतना वैल्यू नहीं करता है, वैल्यू करता है लेकिन वो लास्ट में, ये पहले आपका जो है लेटर आता है, फर्स्ट कम्स लेटर देन वर्ड एंड देन आफ्टर देन सेंटेंस। सबसे पहले वर्ड सबसे पहले लेटर्स फिर वर्ड और फिर सेंटेंस, ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। It is the most condemned method, but it is also one of the most popular method of teaching English. In most of the schools, the majority of teachers teach English through translation method। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो है मेजोरिटी मतलब ऐसे में बहुत सारे टीचर जो है इसी का ज़्यादातर यूज करते हैं। आप भी किए होंगे जब आप पढ़े होंगे कि जैसे स्कूलों में सिखाया जाता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड ही सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को ग्रामर सिखाया गया, ट्रांसलेशन सिखाया, तभी हम लोग मतलब इंग्लिश यूज मतलब इंग्लिश में उतना जो है सीख पाते हैं। ये हमारे जो है लिए हैं। बाकी आने वाले दिनों में तो नए नए एडवांटेज आने वाला है, टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे मदद से बच्चा इंग्लिश भी आसानी से सीख रहा है। तो देखिए अगला देख लेते हैं प्रोसीडियर ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का प्रोसेस क्या है। इन दिस मेथड द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपीज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस बिकॉज टेक्स्ट बुक हैज़ ऑल देखिए एक मिनट ऑल रीडिंग मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेडेड इन वोकाबुलरी रूल्स ऑफ ग्रामर ईच लेसन विथ सम न्यू वर्ड्स। मतलब इस मेथड में क्या होता है, एक टेक्स्ट बुक लिया जाता है जो इंपॉर्टेंट प्लेस है होता है उसके लिए, और इसमें होता क्या है कि इस बुक में आपका ऑल रीडिंग मटेरियल रहेगा, उसमें वोकाबुलरी दिया रहेगा, उसमें रूल्स ऑफ ग्रामर रहेगा और ईच लेसन विथ सम न्यू वर्ड्स। यानी जब बच्चों को आप ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुक चाहिए, और बुक में आप लोगों को पता होगा जितने भी कहानी कविता का जो पोएट्री लिखा रहता है या फिर कोई भी आपका स्टोरी, तो उसमें क्या होता है आपका जो है रीडिंग मटेरियल्स रहेगा, उसमें स्पेसिफिक ग्रेडेड वोकाबुलरी रहेगा, उसमें रूल्स ऑफ ग्रामर भी रहेगा, ईच लेसन विथ न्यू वर्ड्स, नया नया वर्ड भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वो जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले जरूरी है वो है जो है प्रोसेस है उसका पहला कि टेक्स्ट बुक। उसके बाद देखिए द लेसन बिगिन्स विद द वोकाबुलरी आइटम्स एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एक्सप्लेन इन द मदर टंग ऑफ द लर्नर। द टीचर मेक्स श्योर that the learners have understood their meaning by giving them a test। ठीक है, आप देखिए what is the main characteristics of grammar translation method। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वाइडली मतलब चारों तरफ इसका जो है यूज किया जाता है। It has some important characteristics which are in the following। तो देखिए कौन कौन सा इसमें आपको फॉलो किया जाता है।
अंडर दिस मेथड ऑफ इंग्लिश द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इसमें इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि इसका जो यूनिट है वो वर्ड होता है। द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपीज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस मेथड में टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तीसरा, फर्स्ट लैंग्वेज इज यूज फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस इन टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को जो है वर्ड और सेंटेंस का मतलब बताया जाता है। ठीक है, हर एक अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको आप एक कोई भी बुक उठा लिए, उसका बच्चों को रीडिंग करने दिए, और उसी रीडिंग का आपको करना क्या है, जो जो नया नया वर्ड देखने को मिलेगा जिसका बच्चे को पता नहीं है या उस सभी को आप लोग सिखाएंगे बच्चों को। तो यही है आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। अगला है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश इनटू मदर टंग इज गिवन टू स्ट्रक्चर फॉर प्रैक्टिस। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड बाय रोट। दिस मेथड लेट स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो आप बताएंगे इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मेरिट्स क्या है, यानी जो इसका जो है एडवांटेज क्या है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो टोटल 9 एडवांटेज है इसका। तो ये सब आप लोग पॉइंट याद रखना है आपको, और ये सब पॉइंट आपको जो है समझकर याद करके इसको लिखना है। ठीक है, याद करना है, समझना है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सबसे बेस्ट रहेगा, अगर फिर भी आपको यह सब पॉइंट लिख लेना है कॉपी में। कि स्टूडेंट्स लर्न ईजिली द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्राजेज एंड सेंटेंस कैन बी इजीली। इसका पहला जो मेरिट्स क्या है कि अगर बच्चा इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखता है तो बच्चा बहुत जल्द इडियम्स, फ्राजेज एंड सेंटेंस को सीख सकते हैं। इट मेक्स क्लियर टू द स्टूडेंट्स बाय translating them into native language. This develop an attitude of extractions of definiteness। मतलब बच्चा क्या होगा, इसमें सब कुछ तो सीखेगा, वर्ड्स, फ्रीडियम्स, फ्राजेस, सेंटेंस, ये सब। ठीक है, और ये बहुत कुछ स्टूडेंट को जो है ट्रांसलेशन को जो है क्लियर कर देता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 मेरिट्स क्या होगा। इट इनरिचेस स्टूडेंट्स वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज स्टूडेंट्स लर्न टू कंसल्ट इंग्लिश डिक्शनरीज टू नो द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। तीसरा है इट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर टंग। इन दिस मेथड द चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन गिव्स हिम अ बेटर कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंग्लिश। अगला है बाय कंपेयरिंग विद द ग्रामर ऑफ मदर टंग इंग्लिश ग्रामर कैन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टीच। ठीक है, अगला है, इसको समझाएंगे, अभी आप लोग पढ़ के सुनाते हैं। सिंस द टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इट प्रोमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या था आपका कि इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग लैंग्वेज। मतलब इससे बच्चा क्या सीखता है, अपनी माँ की लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा की मदद से जो है यहाँ पे बच्चा जो है इंग्लिश सीख सकता है। चौथा नंबर में क्या बताया कि इन दिस मेथड द चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चा जो है प्रोसेस शुरू होता है उसका जाने से अनजान तक, और दिस गिव्स हिम ए बेटर कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंग्लिश, और यही उसको क्या करता है, बेटर कॉम्प्रहेंशन तैयार करता है इंग्लिश के लिए। पाँचवा नंबर आप लोगों को बताया अभी, बाय कंपेयरिंग विद द ग्रामर ऑफ मदर टंग इंग्लिश ग्रामर कैन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टीच। इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के लिए क्लियरली हो जाता है और यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होता है बच्चों के लिए। लास्ट आप लोग बताएं, सिंस द टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इट प्रोमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। इसमें बच्चों को क्या करता है, रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन करता है और ये प्रमोट भी करता है स्टूडेंट को। लेकिन इसका कुछ जो है डीमेरिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होता है, इसका कुछ दोष भी है। गुण तो बता दिए, दोष में क्या क्या आएगा देखिए। पहला दोष आएगा आपका डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज़ एन अननेचुरल मेथड। मतलब ये एक तरह का प्राकृतिक मेथड नहीं है, ये बच्चों को सीधा जो है स्कूलों में जो है सिखाया जाता है। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बट ट्रांसलेशन मेथड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 डिसएडवांटेज यानी जो है डीमेरिट्स में कि दिस मेथड नेगलेक्ट्स द ओरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। ये बच्चों क्या करता है सर, ओरल रूप से सीखने के लिए जो है नेगलेक्ट करता है। सो द स्टूडेंट डू नॉट डेवलप प्रॉपर स्पीच, इसीलिए बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से स्पीच नहीं कर सकता है, हैबिट्स नहीं बना सकता है, प्रॉपर स्पीच हैबिट्स एंड देयर एक्सप्रेशन इन द फॉरेन लैंग्वेज रिमेन पुअर। लास्ट है, this method does not provide any pattern practice. The students may have knowledge of the rules of grammar, but they may not
बी स्पीकिंग और राइटिंग करेक्टली। ये सिर्फ बच्चों को क्या करता है कि नॉलेज तो देता है रूल्स ऑफ ग्रामर का, बट लेकिन इसमें स्पीकिंग और राइटिंग करेक्टली के लिए नहीं बताया जाता है। स्टूडेंट्स लर्न ए करेक्ट इंग्लिश ओनली थ्रू प्रैक्टिस। स्टूडेंट कैसे सीख सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से सीख सकता है, लेकिन इससे आपका वो जो राइटिंग क्लियरली और स्पीकिंग क्लियरली नहीं हो सकता है। उस इज़ नॉट प्रोवाइडिंग इन दिस मेथड। इस मेथड में ये प्रोवाइडिंग नहीं करते हैं। चौथा, डिमेरिट्स में बात करेंगे। अनदर डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड आर दैट this method is dual and mechanical, and in this method the students are passive listeners and they are not active participant in the lesson. It emphasizes on formal grammar which result in disinterested of students to learn the foreign language. और इस मेथड में क्या है आपका कि अनदर डिमेरिट्स ऑफ दिस लैंग्वेज मेथड आर दैट दिस मेथड इज ड्यूल एंड मैकेनिकल। ये एक तरह का जो है बनावटी है, ठीक है, ये बताया गया है कि ड्यूल एंड मैकेनिकल है। एंड इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स एंड दे आर नॉट एक्टिव जो है पार्टिसिपेंट इन द क्लास। ये आप बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट के नहीं बल्कि पैसिव लिसन के रूप में रहता है। 5 नंबर अगर इसका डिमेरिट बताया जाए तो वह है दिस मेथड टीच स्टूडेंट टू थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग एंड देन टू ट्रांसलेट देयर थॉट इनटू इंग्लिश। The procedure hinders the development of natural speech and delays the process of foreign language learning। अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन आप लोग का गलत होगा तो आप लोग वो सुधार लीजिए अपने से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द मेथड टीच स्टूडेंट टू थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग। इसमें बच्चों को सोचा जाता है पहले मदर टंग के बारे में, एंड देन टू ट्रांसलेट देयर थॉट इनटू इंग्लिश। पहले उसको बच्चों को क्या किया जाता है कि पहले उसका मातृभाषा सिखाया जाता है, मातृभाषा के हिसाब से उसको फिर इंग्लिश में मतलब उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाता है। जैसे आप लोग का इसे जो है एग्जाम होने वाला है तो अगर ट्रांसलेशन आ जाए इंग्लिश में तो वो आपको क्या करते हैं, तो हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में बताना है, तो इसी तरह से आपका होता है। तो ये भी एक उसका डिमेरिट्स है। और लास्ट 2 है, उसके बाद ख़त्म। तो वीडियो को जो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को प्लीज़, और जो लोग अभी तक चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए जैक DLED, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इट डेवलप्स द बुक इज इंग्लिश विच इज लिटरल इन कैरेक्टर। और लास्ट है दिस मेथड एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड इग्नोर द स्पीच एस्पेक्ट। तो ये रहा पूरा इंग्लिश, आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर बताने की हम कोशिश किए। तो इसी तरह से आप लोग और भी बाकी पेपर आएगा, चैनल के साथ बने रहिए। तो ये वीडियो था सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम समय, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में इंग्लिश पेपर में आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसी को लेकर हम अलग से PDF बना के आप लोगों को क्लास दिए, ताकि आप लोगों को कम समय में जो है पॉइंट वाइज कैसे समझाना है वो आपको समझा दिए। बाकी आपको करना क्या है, जितने भी आप लोगों को पॉइंट बताए उन सभी पॉइंट को लिखना है और उन सभी पॉइंट को आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन के आंसर को, पॉइंट को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।